तो अब हम पढ़ने वाले हैं साउंड वेव। वेव के बारे में बात करेंगे, वेव के इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे, वेव के टाइप के बारे में बात करेंगे, वेव की वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, पार्टिकल की वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। वेव अगर आगे जा रहा है तो पार्टिकल ऊपर नीचे कहां जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग बात करेंगे। स्पेशली सिलेबस में लिखा है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, उसकी बात करेंगे। उसके बाद इंटरफेरेंस ऑफ वेव की बात करेंगे। उसके बाद स्टेशनरी वेव की बात करेंगे। उसके बाद ऑर्गन पाइप की बात करेंगे। तो भाई बोलने बोलने में 10 मिनट लगा है, तो समझने पढ़ने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, पूरी पढ़ेंगे। वेव मोशन पूरी पढ़ेंगे, वेव मोशन पूरी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझिए दो तरह के वेव होते हैं बेटा। एक होता है ट्रांसवर्स वेव, एक होता है ट्रांसवर्स वेव जिसमें पार्टिकल ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द वेव। मतलब वेव मान लीजिए आगे जा रहा है तो इसमें जो डिस्टरबेंस है, जो ऊपर नीचे ऑसिलेट करता है, ऊपर नीचे ऑसिलेट करता है, इसके ऑसिलेशन के कॉम्बिनेशन से डिस्टरबेंस आगे जाता है और पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट करता है। मतलब पार्टिकल ऐसे ऐसे कर रहा है और डिस्टरबेंस आगे जा रहा है। इसको क्या कहते हैं बता, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बता। इसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। इसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव करते हैं। पार्टिकल ऊपर नीचे, वेव आगे पीछे, ठीक है। हाँ सर। दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, पार्टिकल ऑसिलेट पैरेलल टू द वेव, पार्टिकल आगे पीछे और वेव भी आगे, ऐसे ऐसे ऐसे। ये होता है, ये होता है। ये क्या है, पार्टिकल मेरा बॉडी का आगे पीछे कर रहा था, आगे पीछे कर रहा था, और वेव भी आगे पीछे जा रहा है। तो पार्टिकल का इक्वेशन जिस फंक्शन में होगा, मतलब वाई में है तो वेव भी वाई में जाएगा। अगर पार्टिकल वाई में है तो वेव भी वाई में जाएगा, पार्टिकल एक्स में है तो वेव भी एक्स में जाएगा, पार्टिकल जेड में है तो वेव भी जेड में जाएगा। ये किसका है, लॉन्गिट्यूडनल का। ये किसका है, लॉन्गिट्यूडनल का। ट्रांसवर्स का क्या होता है, परपेंडिकुलर। दूसरी बात, दो तरह के हमने वेव पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ मोशन ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, वेव क्या होता है, वेव एक ऐसा मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है जिसमें एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर करता है। ध्यान सुनिएगा, एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर करता है, लेकिन पार्टिकल, मीडियम पार्टिकल ट्रांसफर नहीं करता है। अब मीडियम के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे दो तरह के वेव होते हैं। एक होता है मैकेनिकल वेव, मीडियम रिक्वायर्ड, उसमें मीडियम चाहिए। साउंड वेव एंड स्ट्रिंग वेव मैकेनिकल वेव है। नॉन मैकेनिकल वेव जिसको मीडियम नहीं चाहिए, जैसे लाइट वेव, ईएम वेव, लाइट वेव और ईएम वेव, ये कैसे वेव है, नॉन मैकेनिकल वेव। ध्यान से देखिए, वेव ट्रांसपोर्ट मीडियम नो, वेलोसिटी नो, एनर्जी यस, टेम्परेचर नो। क्या होगा, एनर्जी। वेव क्या ट्रांसपोर्ट करता है, एनर्जी ट्रांसपोर्ट करता है। वेव क्या ट्रांसपोर्ट करता है, एनर्जी ट्रांसपोर्ट करता है। बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, लाइट एंड साउंड वेव ट्रेवल्स इन अ वैक्यूम। नहीं, साउंड तो मैकेनिकल है। लाइट एंड साउंड वेव इन अ एयर आर ट्रांसवर्स, दैट पकड़ो। साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडनल, लाइट वेव आर ट्रांसवर्स। सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, सही है क्या। नेक्स्ट देखिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव, असर्शन रीजन करना है गाइस। यस गाइस, असर्शन रीजन, कम ऑन गाइस, असर्शन रीजन गाइस। longitudinal wave is a type of mechanical wave, longitudinal wave is a type of mechanical wave, yes। क्योंकि नॉन मैकेनिकल वेव ट्रांसवर्स है, जैसे लाइट, ये सही लग रहा है मुझे। साउंड जनरेट इनसाइड द वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। हाँ यस, ये भी सही है, ये भी सही है। बोथ आर इन ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। द लॉन्गिट्यूडनल वेव इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव। मतलब मैकेनिकल वेव मीडियम चाहिए और मीडियम पार्टिकल आगे पीछे करता है तभी वो जाता है। तो साउंड वेव जनरेट इनसाइड अ वाटर, एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। वाटर के सरफेस पर ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों एग्जिस्ट कर सकता है। ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ऑन द सरफेस ऑफ वाटर ट्रांसवर्स प्लस लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल दोनों एग्जिस्ट करता है, बट अंदर में सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल करता है। ये मैकेनिकल वेव, इसको मीडियम चाहिए होता है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है क्या।
करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ये, ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इन ट्रांसवर्स वेव द कंस्टिट्यूएंट्स मीडियम ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, यही तो पढ़ा है। वेव पल्स फॉर्म्ड इन अ लॉन्ग रोप बाय गिविंग अपवर्ड जर्क एट वन डेज इज एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव, सही है। ट्रांसफॉर्म मीडियम पार्टिकल परपेंडिकुलर, वे भी अपवर्ड जर्क, एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव कॉन्स्टिट्यूएंट मीडियम ऑफ ऑसिलेशन पार्टिकल टू द डायरेक्शन परपेंडिकुलर, और ये ऐसा ट्रांसवर्स वेव होता है और इसमें स्ट्रिंग में ऐसे क्रिएट करते हैं पल्स, तो ऐसे ऐसे जाता है, वेव ऊपर जाता है, तो इसका एग्जांपल है, ये भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसका भी फर्स्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, जनरल वेव इक्वेशन जो होता है ना, जनरल वेव इक्वेशन होता है आपका y इज अ फंक्शन ऑफ x प्लस माइनस बीटी। क्या होता है? y इज अ फंक्शन ऑफ x प्लस माइनस बीटी। और हार्मोनिक वेव इक्वेशन होता है, हार्मोनिक वेव इक्वेशन होता है ये y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव। इसमें एक चीज समझिए कि a क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव की एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल। सबसे पहले समझिए व्हाट इज a इज एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल। a इज नथिंग बट एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल। a क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल। y क्या है? y है पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल। तो सर ये तो वेव इक्वेशन था, लेकिन हाँ वेव इक्वेशन है, लेकिन वेव इक्वेशन में हम पार्टिकल के, मीडियम पार्टिकल के पोजीशन की बात करते हैं। मीडियम पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है ओमेगा। क्या है? ओमेगा इज द 2 पाई एफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, ठीक है, और पार्टिकल ऑफ ऑसिलेशन। और के है तुम्हारा वेव नंबर, जिसको हम लिखते हैं 2 पाई बाई लेमडा। 1 अपॉन लेमडा को हम कहते हैं वेव नंबर, के होता है एंगुलर वेव नंबर। याद रखिएगा, ये बहुत बड़ी चीज है, बच्चा यहाँ कंफ्यूज रहता है। के बराबर 2 पाई बाई लेमडा, इसको हम बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर। बहुत छोटी चीज है लेकिन बच्चा कंफ्यूज रहता है। एंड 1 अपॉन लेमडा को हम कहते हैं वेव नंबर, नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ। ये होता है 1 अपॉन लेमडा वेव नंबर, और एंगुलर वेव नंबर होता है 2 पाई बाई लेमडा। ठीक, चलिए रॉन्ग हो गया क्या? चलो कोई बात, हो जाता है बेटा गाइस, रॉन्ग हो जाते हैं। तो y बराबर a साइन ओमेगा टी, तो हो गया साइन ओमेगा को लिख सकते हैं हम 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, प्लस के को लिख सकते हैं 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स प्लस फाइव। फाइव है आपका इनिशियल फेज, फाइव आपका क्या है? इनिशियल फेज। फाइव आपका क्या है? इनिशियल फेज। जब इस y को हम दो बार डिफरेंशिएट करते हैं x से और दो बार टाइम से डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये रिलेशन आता है। ये गलत है, यहाँ पे वेलोसिटी, ये डायमेंशनली सही है क्या? y y और इधर x और t, तो x बटा t करोगे तो इधर वेलोसिटी आएगा, मतलब इधर वेलोसिटी होना चाहिए, v स्क्वायर होता है। या मैं लिख सकता हूँ v स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बराबर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये है वेव इक्वेशन की कंडीशन, कंडीशन ऑफ वेव इक्वेशन। ये क्या है? कंडीशन ऑफ वेव इक्वेशन। देखो डायमेंशनली वेरीफाई करके फटाफट लिख दो, फील आ गया डायमेंशन से। डायमेंशनली वेरीफाई करके फटाफट लिख दो कि फील आ गया डायमेंशन से, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वेव जो होता है वो होता है लेमडा बाई टी, 1 अपॉन टी एफ हो गया, तो लेमडा एफ वेलोसिटी ऑफ वेव हो गया। वेलोसिटी ऑफ वेव को हम यहाँ पर लिख सकते हैं ओमेगा बाई के हो जाएगा 2 पाई बाई लेमडा, तो 2 पाई बाई लेमडा ऊपर ओमेगा होगा 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी 2 पाई भी कट जाएगा, लेमडा बाई टी आएगा। तो ये है तुम्हारा वेव की वेलोसिटी जो ओमेगा बाई के होता है। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो y को डिफरेंशिएट करोगे तो पार्टिकल की वेलोसिटी आएगी, और पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करके देखोगे a ओमेगा। ये पार्टिकल की क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी। पार्टिकल तो ऐसे ही कर रहा है, तो ये पार्टिकल की क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी। दूसरी बात है, यहां पर बेटा x है और ये y है, मतलब ये ट्रांसवर्स वेव की इक्वेशन है, ट्रांसवर्स वेव इक्वेशन। ये ट्रांसवर्स वेव इक्वेशन, ये y है और इधर x है, मतलब वेव जिधर जा रहा है वो ये बताता है और ये पार्टिकल का ऑसिलेशन को ये बताता है। तो किसकी वेव इक्वेशन है बेटा? ये ट्रांसवर्स वेव इक्वेशन है। देखो हार्मोनिक वेव इक्वेशन होता है ए वाई बराबर ए साइन के वाई माइनस ओमेगा टी। अब ये क्या है? ये लॉन्गिट्यूडनल है। कैसे पता लॉन्गिट्यूडनल है? इस साइन के अंदर जो होता है ना y और x, वो वेव की डायरेक्शन बताता है, लॉन्गिट्यूडनल है। और पार्टिकल भी y में जा रहा
और ये भी y में जा रहा है, तो ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव इक्वेशन है। क्लियर है क्या, यहां से पता कर सकते हैं क्या, ठीक। रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस, ये बेटा आपको हर जगह काम आएगा, यहां से लेके एसी से लेके वेव ऑप्टिक्स से लेके ईएम वेव तक काम आएगा। क्या, देखिए डेल्टा फाई फेज डिफरेंस बटा टोटल एंगल बराबर पाथ डिफरेंस बटा टोटल वेवलेंथ डेल्टा टी बटा टोटल टाइम। अब यहां से तुम्हें किसी भी दो के बीच में रिलेशन चाहिए निकाल लो, किसी भी दो के बीच में रिलेशन चाहिए, इन दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए निकाल लो। ध्यान से देखो 2 पाई को बस इधर ले जाओ, ये डेल्टा फाई है, तो डेल्टा फाई बराबर, देखो डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स है। यहां पे बेटा ये है पाथ डिफरेंस, ये है पाथ डिफरेंस, और ये है बेटा फेज डिफरेंस। क्या आपको ये बात समझ में आया, फेज डिफरेंस और ये क्या है, पाथ डिफरेंस। क्या आपको इस बात का फील आया, हाँ सर इस बात का फील आता है। जैसे एग्जांपल, इफ डेल्टा फाई इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 देन फाइंड डेल्टा एक्स, पाथ डिफरेंस लेमडा 2 है, फाइंड फेज डिफरेंस, फाइंड फेज डिफरेंस। तो क्या करोगे, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू लेमडा बाई 2, लेमडा से लेमडा कटेगा, 2 से 2 कटेगा, पाई का तुम्हारा क्या आएगा, फेज डिफरेंस। निकाल सकते हैं क्या यहां से, निकाल सकते हैं क्या यहां से, आपको समझ में आई ये चीज, आपको समझ में आई ये चीज, जल्दी बता दीजिएगा इस, जल्दी बता दीजिएगा इस। अब देखो सवाल, अब देखो सवाल, फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाय 0.8 मीटर इन अ वेव फ्रीक्वेंसी 120 हर्ट्ज इज पाई बाई 2, देन वेव वेलोसिटीज। आराम से देख, आराम से देख, क्या है सर, फेज डिफरेंस दिया हुआ है बिटवीन 2 पॉइंट सेपरेटेड बाय इतना मीटर इन अ वेव इक्वेशन इज 120 हर्ट्ज इज पाई बाई 2, देन वेव वेलोसिटीज। कर तू, एक मिनट, फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट सेपरेटेड बाय इतना मीटर, तो ये तुम्हारा पाथ डिफरेंस हो गया 0.8 मीटर, और फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है पाई बाई 2। तो हम जानते हैं डेल्टा फाई बराबर होता है 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। हाँ, ये है पाई बाई 2 बराबर 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स भी तो दिया हुआ है 8/10, तो यहां से पाई कटेगा, 2 से काटोगे बेटा इधर, तो ये हो गया 5, लेमडा को यहां ले जाओ, लेमडा बराबर हो गया 16/5 मीटर। बहुत सुंदर। अगर मुझे पाथ डिफरेंस भी दे दिया, फेज डिफरेंस भी दे, तो वेवलेंथ निकाल, और हम जानते हैं v बराबर होता है लेमडा इंटू एफ, तो वेवलेंथ हो गया 16/5 और 120, फ्रीक्वेंसी है 120, तो ये हो गया 120, ये काटोगे तो 20 24, ये हो गया 24, 24 गुना 16, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 96, इसको हम लिख सकते हैं 24 गुना 4 96, तो 4 इंटू 96, 4 इंटू 96 होगा 384। देख मेरे से पहले कर लिया भाई, सही सवाल है, 250 नहीं आ रहा है भाई साहब। देख अच्छा एप्लीकेशन था बेटा, हमें पाथ डिफरेंस पता था, हमें फेज डिफरेंस भी पता था, तो हमने फेज डिफरेंस रख दिया, पाथ डिफरेंस रख दिया, लेमडा कैलकुलेट कर, और लेमडा कैलकुलेट जब हमने कर लिया तो वेलोसिटी को हमने लेमडा एफ लिख लिया, वेलोसिटी को हमने क्या लिख दिया, लेमडा एफ लिख दिया। बताइए बताइए, ठीक है सर। स्पीड ऑफ वेव मैंने जैसा आपको बताया v ओमेगा बाई के, लेमडा बाई टी और लेमडा एफ होता है। स्पीड ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी, देखो स्पीड ऑफ पार्टिकल के लिए क्या करो, y को डिफरेंशिएट करो, a ओमेगा इतना होगा, तो मैक्सिमम पार्टिकल की स्पीड होती है a ओमेगा। अब इसके बीच में रिलेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बीच हम रिलेशन देख सकते हैं, क्या रिलेशन आएगी हम एक बार बताते हैं आपको। देखो स्पीड ऑफ वेव क्या है, बटा स्पीड ऑफ पार्टिकल की मैक्सिमम, स्पीड ऑफ वेव है स्पीड ऑफ वेव है ओमेगा बाई के, हाँ सर, और पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं ए ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, के को इधर लिख दो, तो पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी ए के वेव की वेलोसिटी होती है, ले भाई ए के वी। क्या आपको ये समझ में आया, क्या आपको समझ में आया, देखिए यहां पर ध्यान से,
पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, ए के वी। पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो रही है यहाँ पे, ए के वी। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्या आपको ये समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव ऑफ अ टाइम पीरियड टी एंड प्रोपगेशन कांस्टेंट के इज, स्पीड ऑफ वेव बताइए टी और के टर्म्स में। तो स्पीड ऑफ वेव हम जानते हैं ओमेगा बाई के, ओमेगा को लिख देंगे हम 2 पाई बाई टी के, 2 पाई बाई टी के। बताइए क्या होगा, 2 पाई बाई टी के, 2 पाई बाई टी के। बहुत छोटे छोटे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अ वेव in a string has amplitude 2 centimeter. The wave travel in the positive direction of x axis with speed 128 मीटर पर सेकेंड। मतलब वेव x में जा रहा है और उसकी वेलोसिटी है 128 मीटर पर सेकेंड। इट इज नोटेड दैट 5 कंप्लीट वेव फिट इन 4 मीटर। तो 5 लेमडा बराबर 4 मीटर हो गया। 5 वेव, 5 कंप्लीट वेव, तो एक वेव का वेवलेंथ लेमडा, 5 वेव का 5 लेमडा बराबर 4, तो लेमडा बराबर हो जाएगा 4/5। ठीक है। देन इक्वेशन ऑफ द डिस्क्राइबिंग वेव इज, एक चीज यहां से ध्यान रखिएगा, अगर वेव एक्स में जा रहा तो अंदर में एक्स होना चाहिए। अगर इन दोनों के बीच में साइन अपोजिट है तो प्लस एक्स में जाएगा, साइन सेम है तो निगेटिव एक्स में जाएगा। ये आंसर नहीं होगा, इन दोनों में से कोई आंसर होगा। एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर बोला है तो ऐसा यूनिट में रखोगे तो 0.02 भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है किस में रखा है तुमने, ऐसा यूनिट में रखा है। ठीक है, ओके 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 ओके। अब एक बात बताओ, यहां से तुम्हारा क्या है, ये के है, तो के से लेमडा निकल जाएगा। हाँ, और लेमडा 4/5 है, लेमडा क्या है 4/5 है। ठीक है, सेंटीमीटर में रखोगे तो ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं। थर्ड आंसर आएगा, एक बार करके देखो, थर्ड आंसर आएगा सी। सी आ रहा है तुम्हारा, बहुत बढ़िया, क्या बात, हद कर दिया आपने, हद कर दिया आपने। ये है y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ द वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। अच्छा, वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी होता है ओमेगा बाई के और पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ए ओमेगा। तो उसने बोला है कि वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, तो निकाल लेते हैं भाई वेवलेंथ। ओमेगा से ओमेगा कटेगा, के को लिखेंगे 2 पाई बाई लेमडा, के को लिखेंगे 2 पाई बाई लेमडा बराबर ए, तो लेमडा बराबर हो जाएगा 2 पाई ए। 2 पाई आंसर आना चाहिए, 2 पाई ए। फील आ रहा है क्या, फील आ रहा है क्या, यहां से फील आया क्या? ये देख भाई, ये तुम्हारा वेव का इक्वेशन है, इसको देख के बता ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है कि ट्रांसवर्स वेव है, देख के बता, इक्वेशन देख के बता, इक्वेशन देख के बता। देख यहां लिखा है लॉन्गिट्यूडनल, और तू देख के भी बता सकता था बेटा, इधर एक्स है इधर एक्स है, तो क्या हो गया ये लॉन्गिट्यूडनल वेव। द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी विल बी 4 टाइम्स द वेव वेलोसिटी इफ डिटरमाइन वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ इक्वल टू। फिर से वही सवाल है, बहुत अच्छे से कर लोगे। ये देखो, ये वो एक्स है, देखो एक्स है और यहां पे वाई है, बताओ कौन सा वेव है, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल वाई में जा रहा, वेव इतना मीटर ट्रेवल इन एक्स एक्सिस नहीं, ट्रेवल इन एक्सिस नहीं, अंदर में वाई है तो पार्टिकल वाई में जा रहा। किधर जा रहा जी, जब ये दोनों पॉजिटिव है तो निगेटिव वाई में जाएगा, पॉजिटिव वाई में नहीं निगेटिव वाई में। ये आंसर आ गया, खत्म। कोई वेलोसिटी नहीं निकालनी, कोई वेलोसिटी नहीं निकालनी। क्या आपको दिखा ये चीज, क्या आपको दिखा ये चीज, बताइए फटाफट। कोई वेलोसिटी निकालने की जरूरत नहीं। क्या आपको ये दिखा, क्या आपको ये चीज दिखा? क्या आपको ये चीज दिखा? कोई वेलोसिटी निकालने की जरूरत नहीं है। क्या डायरेक्टली हमारा आंसर मैच कर गया? क्या ये डायरेक्टली हमारा आंसर मैच कर गया? अब एक चीज देखो, वेव जैसे पीछे जा रहा है तो ये पार्टिकल्स कहां जाएंगे? देखो ये वेव है, इसमें एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्टली हम आंसर निकालना सिखा देंगे, फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम आपको आंसर निकालना सिखा देंगे, डायरेक्टली हम आपको आंसर निकालना सिखा देंगे, फॉर्मूला पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम आपको आंसर निकालना सिखा देंगे। जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल ए यहां पे है, कहीं बी यहां पे है,
कहीं सी यहां पे है, और अगर ये वेव आगे जा रहा है तो ये पार्टिकल्स कहां जा रहे होंगे? तो सबसे इजी चीज होता है कि वेव को आगे शिफ्ट करके बना लो, ऐसे ऐसे बना लो। मतलब ये तुम्हारा वेव हुआ तो ए पार्टिकल नीचे गया, बी पार्टिकल ऊपर गया, सी पार्टिकल ऊपर गया, सिंपल, ये हो गया, ये शिफ्टेड वेव है। हमें कैसे पता चलेगा कि आगे शिफ्ट करना है? क्योंकि वेव आगे जा रहा है। अगर वेव पीछे जा रहा है तो हम पता है क्या करेंगे, ऐसा एक शिफ्टेड वेव पीछे बना लेंगे, आहा ऐसा, ऐसा एक शिफ्टेड वेव पीछे बना लेंगे। अब मुझे बस ये बताओ कि ए कहां गया? ए पॉइंट यहां था, इसी लाइन पे ये यहां होगा, ए ऊपर गया, बी नीचे गया, सी नीचे गया। ले भाई, ए विल मूव डाउनवर्ड, यस, बी विल मूव डाउनवर्ड, ये नहीं, ए विल मूव अपवर्ड, ये गलत है। बी विल मूव डाउनवर्ड, यस, सी विल मूव अपवर्ड, गलत है। बता, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, अरे यार मजा आ गया, फॉल्स ट्रू फॉल्स। क्या ये वाली चीज आपकी पीएचडी हो गई? इस पर पीएचडी हो गई। चलिए, ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग देखिएगा बेटा, ये एक वेव, सॉरी ये एक तुम्हारा एक स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग का बेटा मास m है, लेंथ l है, ठीक है, यंग मॉडुलस कुछ गामा है, चलिए मान लेते हैं। अब यहां पर जो हम पल्स क्रिएट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो हम पल्स क्रिएट करेंगे, यहां पर जो हम पल्स क्रिएट करेंगे, ये पल्स ऊपर चल के जाएगी। इसकी जो वेलोसिटी होता है, इसकी जो वेलोसिटी ऑफ वेव होता है, वो रूट अंडर टी बाई म्यू होता है। टी है इस पॉइंट की टेंशन, टी है क्या बेटा? टेंशन, और म्यू है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रॉड। जिस रॉड में आप ट्रांसवर्स वेव क्रिएट करो उसका मास पर यूनिट रॉड। टी को टी रहने देते हैं बेटा, म्यू को हम रो इनटू एरिया लिख सकते हैं, ये क्रॉस सेक्शन एरिया। ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया, क्योंकि म्यू बराबर रो ए होता है। म्यू बराबर क्या होता है? रो ए होता है। सर ऐसे तो टेंशन है और ये एरिया है तो स्ट्रेस हो जाएगा, हाँ, तो आप लिख सकते हैं टी बाई ए को स्ट्रेस बटा रो। अच्छा, स्ट्रेस को लिख सकते हैं गामा इंटू स्ट्रेन, तो ये हो जाएगा गामा इंटू स्ट्रेन बटा नीचे रहेगा रो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये क्या हो गया? गामा डेल्टा एल बाई रो एल। अच्छा, डेल्टा एल बाई एल होता है स्ट्रेन या फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, इसको अल्फा डेल्टा टी लिख सकते हैं क्या? हाँ, तो रूट अंडर गामा यंग मॉडुलस, अल्फा लीनियर कोएफिशिएंट, डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर बटा रो। ये क्या लिख दिया मैंने, बता, ये क्या लिख दिया बता, ये क्या लिख दिया बता? ये मैंने वेव की वेलोसिटी जितने दुनिया में पॉसिबल फॉर्मेट है सबके टर्म्स में लिख दिया बेटा। ये देखो, देखते देखते कहां से कहां चला गया, देख, v इज इक्वल टू रूट अंडर टी बाई म्यू, म्यू को लिख सकते हैं रो ए, तो टी बटा रो ए हो गया। टी बटा ए को हम लिख सकते हैं स्ट्रेस, स्ट्रेस को लिख सकते हैं गामा डेल्टा एल बाई एल इंटू रो, और डेल्टा एल बाई एल को कोफिशिएंट ऑफ लीनियर लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अल्फा डेल्टा थीटा लिख सकते हैं। सोच के देख, यस सर। यहां से किसी भी x डिस्टेंस पर यहां पे वेलोसिटी देखेगा तो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट x आता है। अगर कभी वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू रूट x है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। यहां पे एक्सेलरेशन सॉल्व करके आता है g/2। एग्जैक्टली एक्सेलरेशन कितना सॉल्व करके आता है? g/2। यहां पे एक्सेलरेशन सॉल्व करके आता है g/2, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देख, वेलोसिटी किसी x डिस्टेंस पे रूट अंडर gx के प्रोपोर्शनल है, एक्सेलरेशन ऑफ द वेव होता है g/2। ऑब्जेक्ट कितना टाइम लेगा ऊपर जाने में, वो होता है रूट अंडर लेंथ के प्रोपोर्शनल। क्या ये सारे टर्म्स क्लियर है? सारे टर्म्स जो मैंने समझाए क्लियर है? एक बार और बता दूं, देख इधर, v बराबर होता है रूट अंडर टी बाई म्यू, बराबर होता है टी को, म्यू को लिख सकते हैं रो ए, टी बाई टेंशन बटा एरिया होता है स्ट्रेस, स्ट्रेस बटा रो, स्ट्रेस को लिख सकते हैं हम गामा गामा गामा, अरे गामा 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 है, गामा गामा गामा, गामा इंटू डेल्टा एल बाई एल बटा रो, डेल्टा एल बाई एल को लिख सकते हैं अल्फा डेल्टा थीटा, अल्फा डेल्टा थीटा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर गामा अल्फा डेल्टा थीटा बटा रो। अब आते हैं सवाल, आते हैं बेटा, आते हैं बेटा सवाल आते हैं। क्या आते हैं? सवाल आते हैं, अलग अलग इस फॉर्मूले के फैक्टर पे सवाल आते हैं। हम जानते हैं v बराबर लैम्डा एफ होता है। अच्छा बेटा, v बराबर हम जानते हैं लैम्डा एफ, फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड करती नहीं, ये कांस्टेंट रहेगा। अब तुम्हारा वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेंशन है, हाँ, तो जो वेवलेंथ जनरेट होगा, पल्स में जो वेवलेंथ जनरेट होगा वो भी रूट ऑफ टेंशन के प्रोपोर्शनल होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, इस पे नीट में मल्टीपल टाइम सवाल पूछा है, इसमें नीट में मल्टीपल टाइम्स क्या पूछा है? सवाल पूछा है। चलिए सवाल देखते हैं।
चलिए सवाल देखते हैं, चलिए सवाल देखते हैं। अ 5.5 मीटर लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग हैज मास 0.035 kg। इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इतना, देन स्पीड ऑफ द वेव ऑन द स्ट्रिंग इज। कर लोगे क्या सर? v बराबर होता है √T/μ। आग लगा देंगे, सारा आग लगा देंगे। टेंशन ये रहा 77 न्यूटन, पकड़ के घुसा देंगे 77, और इतना मास और इतना लेंथ, तो ये हो गया मास 0.035 बटा लेंथ ऊपर रख दे 5.5। भाई कैलकुलेशन तो तुमको करना पड़ेगा ना रे भाई, थोड़ा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा ना, बता, थोड़ा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा ना। थोड़ा नहीं करेगा, बोल थोड़ा थोड़ा। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। थोड़ा तो कैलकुलेशन करेगा ना भाई, थोड़ा तो कैलकुलेशन करेगा भाई। नहीं थोड़ा भी नहीं, नहीं नहीं सर, हम कैलकुलेशन कैसे, हम बायो हो, हम यानी बायो हो, हम बैगन, हम नहीं करेंगे कैलकुलेशन। चल देख दे, सॉलिड रॉड ऑफ यंग मॉडुलस इतना दिया हुआ है, डेंसिटी बेटा इतना दिया हुआ है, देन वेलोसिटी ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव इन द रॉड विल बी, लॉन्गिट्यूडनल नहीं ट्रांसवर्स वेव होगा, इलास्टिसिटी इतना दिया है, डेंसिटी इतना दिया है। तो इलास्टिसिटी तुम्हारा हो गया गामा और रो, गामा और रो के टर्म से फॉर्मूला ढूंढ ले, सॉल्व हो जाएगा, इजी है। अच्छा ये देख, नीट 2016 किसकी बात कर रहा था, एक ऐसा लिया रॉड, ठीक है, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल, मास m1, इसका लेंथ बेटा एल है, मास m1 है, मास क्या है, मास क्या है m1 है। यहां पर एक अटैच कर दिया m2 मास का ब्लॉक, और ये है बेटा m1 मास, ठीक है। A transverse pulse of wavelength λ1 is produced at the lower end। यहां पे एक ट्रांसवर्स पल्स क्रिएट किया है λ1 वेवलेंथ का, और यहां पे λ2 हो गया। तो तुमसे पूछा है λ2 बटा λ1 क्या होगा। अभी अभी मैंने बताया कि λ2 बटा λ1 इज नथिंग बट फाइनल टेंशन T2 बटा T1, और यहां पे टेंशन क्या होगा, इसका मास और इसका मास जोड़ के, तो रूट अंडर ऊपर में टेंशन होगा m1 प्लस m2, और नीचे में टेंशन होगा सिर्फ m2। यहां पर λ1 के लिए सिर्फ m2, तो m1 प्लस m2 बाई m2 है, है? 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 आंसर होगा λ2 बाई λ1 बराबर रूट अंडर m1 प्लस m2 बटा m2। इधर है, हो जाती है बेटा, हो जाती है, प्रिंटिंग मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक। चलिए, साउंड वेव की वेलोसिटी क्या होती है, साउंड वेव की बेटा वेलोसिटी, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसकी फ्रीक्वेंसी इंफ्रासोनिक वेव, तीन पार्ट में होता है साउंड वेव, इंफ्रासोनिक, ऑडिबल और अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, ऑडिबल की रेंज 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच होता है, और अल्ट्रासोनिक की फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से बड़ी होती है। तो ऑडिबल हमारा 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में आता है। अगर हम इसकी वेलोसिटी ऑफ साउंड देखें तो वेलोसिटी ऑफ साउंड तुम्हारा सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, उससे कम होता है लिक्विड में, उससे कम होता है गैस में, ये याद रखना है आपको। वेलोसिटी ऑफ साउंड होता कितना है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड रूट अंडर बल्क मॉडुलस बाई रो होता है, बल्क मॉडुलस है तुम्हारा बीटा, बल्क मॉडुलस बाई रो, डायमेंशनली सही बैठ जाएगा, हाँ बीटा बाई रो। अब जो बल्क मॉडुलस है वो तो गैस के प्रोसेस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले न्यूटन साहब ने प्रोपगेशन ऑफ साउंड को, ये पूछ सकता है, प्रोपगेशन ऑफ साउंड को, न्यूटन साहब ने प्रोपगेशन ऑफ साउंड को आइसोथर्मल प्रोसेस से चलाया था। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में मानोगे तो तुम्हारा बल्क मॉडुलस पी के बराबर होता है, तो उन्होंने v बराबर p बाई रो रख दिया, लेकिन इससे वेलोसिटी मैच नहीं किया। तो लैप्लास करेक्शन बोलता है कि प्रोपगेशन ऑफ साउंड इज आइडियाबेटिक प्रोसेस, प्रोपागेशन ऑफ साउंड इज आइडियाबेटिक प्रोसेस। तो v बराबर यहां पे आ जाता है, v बराबर रूट अंडर गामा p बाई रो, गामा p बाई रो। अब इसको हम p बाई रो को चेंज करेंगे तो ये हो जाता है गामा
RT by small m। यहां पे velocity of sound in a gas, velocity of sound in a gas does not depends upon pressure again, but velocity of sound in a gas depends upon root of temperature। टेम्परेचर को डबल करेंगे वेलोसिटी रूट 2 टाइम्स चेंज होती है। अच्छा, ड्राई एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए ड्राई एयर में वेलोसिटी ऑफ साउंड कम होता है, मॉइस्ट एयर में वेलोसिटी ऑफ साउंड ज्यादा होता है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन अ मॉइस्ट एयर, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन अ मॉइस्ट एयर। ठीक है। अच्छा, इसमें एक सवाल पूछते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड वेरीज विद टेम्परेचर। हाँ, तो पर यूनिट रेंज इन टेम्परेचर कितना वेलोसिटी चेंज होता है? तो वेलोसिटी चेंज होता है 0.61 मीटर पर सेकेंड पर यूनिट रेंज इन टेम्परेचर। अब इसका डेरिवेशन का टाइम नहीं है, पर यूनिट रेज इन टेम्परेचर। डेरिवेशन का बेटा टाइम नहीं है, इसको याद रख लीजिए। डेरिवेशन का टाइम नहीं, इसको याद रख लीजिए। ये एक थ्योरेटिकल सवाल है, ऐसे आ जाते हैं। चलिए, सबसे पहले ये एक सिंपल एम्स 1998 का सवाल है, इसको अटेम्प्ट करते हैं। क्या है सवाल? ये कह रहा है न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस इज। न्यूटन फॉर्मूला, तो न्यूटन फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस होता है v बराबर रूट अंडर गामा पी बाई रो। गामा पी बाई रो ना, तो ये 2 लिख दिया, ये गामा होना चाहिए, गामा पी बाई रो, नहीं पी बाई रो, सॉरी, टू नहीं पी बाई रो। तो ये ऊपर में रो है, नीचे पी है, ये पी बाई रो दूसरा आ जाएगा। तो मैंने बोला था ना कि एग्जैक्ट फॉर्मूला पूछे जरूरी नहीं, न्यूटन्स का फॉर्मूला पूछ सकता है। तो न्यूटन्स का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो एडियाबेटिक का। आइसोथर्मल के लिए ये सही हो जाएगा। बी आंसर आएगा क्या? बी आंसर आएगा क्या? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, द रेशियो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ हाइड्रोजन टू द हीलियम एट द सेम टेम्परेचर। अब कर भाई, अब कर। हाइड्रोजन टू द हीलियम, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ हाइड्रोजन टू द हीलियम। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ हाइड्रोजन बटा वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ हीलियम इज इक्वल टू रूट अंडर मास ऑफ हाइड्रोजन मास ऑफ हीलियम। कर भाई, कर। गामा के टर्म्स में आएगा, गामा के टर्म्स में आएगा। करो। ये क्या हुआ भाई? ऐसा नहीं होना चाहिए। गामा भी आएगा भाई, ऊपर आएगा गामा, गामा ऑफ एच, अरे होगा गामा ऑफ एच ही। देखना ये सब गया इधर। क्या? अरे यार नहीं चल रहा लेक्चर। अरे देखना भाई क्या हुआ वहां, चल रहा है? अच्छा अच्छा, चल रहा है। क्या हो गया था? चलिए, ये सवाल सॉल्व करके बताइए प्लीज। क्या आ रहा है? डी पक्का? 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 रूट 21/5 आएगा? पक्का भाई? पक्का? चल, डी। चलो, गामा रख के सॉल्व करोगे। सुपर पोजिशन, बेटा ये तो बहुत आसान है। सुपर पोजिशन में आई, देखो देखो, आई बराबर होता है इंटेंसिटी, सबसे पहले एम्पलीट्यूड निकालते हैं। ए बराबर होता है रूट अंडर A1 का होल स्क्वायर प्लस A2 का होल स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव। ये है सुपर इंपोज्ड वेव की एम्पलीट्यूड, ये है सुपर इंपोज्ड वेव की एम्पलीट्यूड। ये रूट इधर चला जाएगा, तो ये ए नेट मान लो, इसको ए नेट मान लो। रूट इधर चला जाएगा, तो ए नेट का स्क्वायर बराबर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव होता है क्या? हाँ सर, ये होता है। अब क्या A1 के स्क्वायर को हम I1 लिख सकते हैं? हाँ, क्योंकि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो A1 के स्क्वायर को हम I1 लिख सकते हैं, A2 के स्क्वायर को हम I2 लिख सकते हैं, प्लस 2 रूट I1 रूट I2 इंटू कॉस फाइव। ए नेट का स्क्वायर आपका आ जाएगा आई नेट। तो ये है बेटा सुपर इंपोज्ड वेव की, ध्यान सुनना, ये है सुपर इंपोज्ड वेव की एम्पलीट्यूड और ये है सुपर इंपोज्ड वेव की इंटेंसिटी। सुपर इंपोज्ड सी होगा, अब सी होगा, लास्ट का सी होगा। मुझे नहीं पता क्या होगा। अरे एक सवाल तुमसे नहीं होता ना,
चल सी और डी, जो तुमको लगता है वो आंसर है, मुझे नहीं पता। एक सवाल तुमको सिंपल है, गामा और एम का, यहां पे गामा और एम के प्रोपोर्शनल है, जो लगता है लगा ले, मुझे नहीं पता। यार ये हद होता है, हर एक सवाल भाई साहब 1000 सवाल करा दिए, 1000 से ज्यादा सवाल करा दिए, हर सवाल में खुद ही सॉल्व कर दिया, एक सवाल छोड़ा उसी में लड़ ली। पक्का सी आ रहा, तो डी कहां से आ गया था, डी कहां से आ गया था? अब कह रहा डी होगा, मुझे नहीं पता। सी होगा, सी यार। कौन थे ये डी वाले लोग? पानी पियोगे, पानी पियोगे, पानी? चलो इधर देखो, तो सुनो, जब दो वेव सुपर इंपोज करता है, जब दो वेव सुपर इंपोज करता है, तो उसके नेट एम्पलीट्यूड की वैल्यू होती है ए नेट बराबर, ए नेट बराबर a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर 2a1 a2 cos फाई। क्या होता है? a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर 2a1 a2 cos फाई। ये फाई क्या है? दो वेव के बीच में फेज डिफरेंस। आई नेट होता है i1 i2 प्लस 2 रूट i1 रूट i2 इंटू cos फाई। ये फाई क्या है? दो वेव के बीच का फेज डिफरेंस। अब यहाँ पे फेज डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं यहां पर फेज डिफरेंस ले सकता हूं π/6, कुछ भी हो सकता है, उसमें कुछ आएगा। मैं यहाँ पे फेज डिफरेंस ले सकता हूँ 0, फेज डिफरेंस ले सकता हूँ π/2, फेज डिफरेंस ले सकता हूँ पाई, फेज डिफरेंस ले सकता हूँ π/3, फेज डिफरेंस ले सकता हूँ 2π/3। इन सभी फेज डिफरेंस पे अलग अलग फेज है, अलग अलग फेज डिफरेंस पे जब सुपर इंपोज्ड वेव की इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड निकालूंगा तो सेम आएगा कि अलग अलग आएगा? अगर मैं यहां पर फेज डिफरेंस अलग अलग कुछ भी लूं, यहां पे फेज डिफरेंस में अलग अलग कुछ भी लूं, कुछ भी फेज डिफरेंस लूं, तो इन सभी फेज डिफरेंस पे एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी सेम आएगा कि अलग आएगा? सर कुछ अलग आएगा, क्योंकि ये फाई अलग है, तो फाई अलग है तो कॉस फाई की अलग वैल्यू होगी, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट इंटेंसिटी अलग अलग आएगी। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इन बहुत सारे फाई में किस फाई पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आएगा, तो सर मैक्सिमम तो कॉस फाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी। कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है? 0 डिग्री पर। तो ये हम 0 निकालेंगे कि यूनिक है। इस 0 डिग्री पर हम बोलते हैं कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगी, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। बताओ ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आया? क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? क्या आपको ये बात समझ में आया? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। मिनिमम कब होगा? मिनिमम होगा पाई पर, 3 पाई पर, 5 पाई पर, ऑड पाई पे ये मिनिमम होगा। तो हम बोलेंगे कि यहां पे ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो दो तरह के इंटरफेरेंस निकल के आते हैं, दो तरह के इंटरफेरेंस निकल के आते हैं। एक होता है कंस्ट्रक्टिव और दूसरा होता है बेटा डिस्ट्रक्टिव। एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कितने फेज डिफरेंस पर होता है? n इंटू 2 पाई, n इंटू 2 पाई बेटा, जहां पे n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, मतलब इवन पाइस पे, 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे एंड सो ऑन। तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? सर डेल्टा x होता है, पाथ डिफरेंस होता है लेमडा बटा 2 पाई
इंटू फेज डिफरेंस, यही पढ़ा था। डेल्टा फाई तुम्हारा है n इंटू टू पाई, तो यहां पे रखोगे n इंटू टू पाई, लेमडा बटा टू पाई n इंटू टू पाई, तो टू पाई से टू पाई खत्म हो गए n लेमडा, तो डेल्टा x बराबर होता है n लेमडा। बहुत सुंदर है बेटा, ये डायरेक्टली वेव ऑप्टिक्स में काम आता है। ये क्या है? पाथ डिफरेंस, किसके लिए? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। ये n लेमडा है, ये सिंपल इवेंट इंटीजर लेमडा होगा, जैसे 0 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, 5 लेमडा, ये लेमडास 0 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, 5 लेमडा, ये पाथ डिफरेंस है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। ये फेज डिफरेंस है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। यहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी आ जाती है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, जिसको हम डायरेक्ट कह सकते हैं A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां पे होता है? जहां पे पाथ डिफरेंस बेटा आ रहा है पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई एंड सो ऑन। तो जनरलाइज यहां पे जनरलाइज फेज डिफरेंस होगा 2n-1 इंटू पाई, जहां पे n की वैल्यू आप शुरू कर सकते हैं, नहीं 0 से नहीं, 1 से, 2 से, 3 से एंड 4 से। इसके क्रॉसपॉन्डिंग आपका जो पाथ डिफरेंस आएगा डेल्टा एक्स, वो आ जाएगा 2n-1 लेमडा बाई 2। ये क्रॉसपॉन्डिंग पाथ डिफरेंस है तुम्हारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। ये हो जाएगा 0 लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2 एंड सो ऑन। इसके लिए मिनिमम इंटेंसिटी आएगी आपकी √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर या A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। क्लियर बात समझ में आया क्या? ये आपको मैंने बताया था, लाउडनेस होता है 10 log I बटा I नॉट ऑन द बेस 10 dB। I मैक्सिमम बटा I मिनिमम का ये क्या हो गया? रेशियो होगा। बड़ा सिंपल सिंपल सवाल पूछता है। ये एक मैंने सवाल लिखा है, फटाफट इसका जवाब बताइए। ये मैंने एक सवाल लिखा है, फटाफट इसका जवाब बताइए। बहुत सुंदर सवाल है, इसका जवाब क्या होगा बताइए प्लीज। इसका जवाब क्या होगा बताइए प्लीज। इसका जवाब क्या होगा बताइए प्लीज। टू पीरियोडिक वेव of intensity I1 and I2, two periodic wave of intensity I1 and I2 passes through a region at the same time in the same direction, the sum of maximum and minimum intensity। तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का क्या पूछा है? सम। मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का क्या पूछा है? सम। तो I मैक्सिमम होता है तेरा √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर, और I मिनिमम होता है तेरा √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर। तो 2I1 I2 वाला यहां टर्म कैंसिल होगा, बस ये आ जाएगा तेरा 2I1 प्लस 2I2। देख तो ये आएगा क्या? 2I1 प्लस 2I2 आएगा क्या? बेसिक मैथ में भी इस पर सवाल कराया था, बेसिक मैथ में सवाल कराया था। ये देख, टू वेव हुज इंटेंसिटी इतना, देन मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? ऐसे सवाल कर लोगे। देखो, फेज डिफरेंस बिटवीन टू सुपर इंपोजिंग वेव ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन इज मल्टीपल ऑफ 2 पाई, देन देयर विल बी मैक्सिमम इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। देखो तो, सेम डायरेक्शन ऑफ 2 पाई देन विल मैक्सिमम इंटेंसिटी, सही है। फेज phase difference between two superimposing wave having unequal amplitude is pi, unequal amplitude is pi, there will be destructive interference and resultant intensity will be 0। नहीं, अगर अनइक्वल है तो रिजल्टेंट 0 नहीं हो पाएगा। हम यहाँ पे I1 बराबर I2 जब रखते हैं तो I मैक्स क्या आता है? I1 बराबर I2 रखते हैं तो I मैक्स आता है 2√I का होल स्क्वायर, मतलब 4I आता है, और I मिनिमम क्या आ जाता है? 0। लेकिन कब आएगा? जब बराबर रखेंगे तब। तो ये तो मुझे सही लग रहा है, लेकिन ये गलत लग रहा है। फर्स्ट ट्रू बट सेकेंड इज फॉल्स। क्या सही किया है? ये कर लो भाई। ये है Y1, Y1 है 10 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। Y1 है 10 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, ये Y1 है। और बेटा Y2 है 5 साइन ओमेगा टी प्लस √3 कॉस ओमेगा टी। इन दोनों का सुपर इंपोज हुआ है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या? सुन मेरी बात, सबसे पहले तो 10 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 है, हाँ, ये 5 बाहर है, 5 अंदर जाएगा तो ये 5 और ये हो जाएगा 5√3। अब इसका जो एम्पलीट्यूड है, ये साइन है, ये कॉस है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है क्या? हाँ, एक काम करना, सिंपल y बराबर y1 प्लस y2 करते, तो इन दोनों को जोड़ेगा, नहीं रुक रुक, इसको ऐड कर, पहले इसको ऐड कर। ये है कॉस ओमेगा टी में 5√3, ये है 5,
तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर 25 प्लस 25 गुना 3, 25 गुना 3 करोगे तो क्या होगा, ये 25 गुना 3 करेंगे तो 75 और 25 100, ये 10 आएगा 10। और x वाला ये है 5√3, मतलब सॉरी साइन में है 5 और y में है ये 5√3, 5√3, तो थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपन बेस, ये √3 तो ये 60 डिग्री आएगा, 60 मतलब π/3। अरे यार ये तो 20 आंसर आएगा, देख तो 20 आंसर आएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहा। हाँ 10 और 10 20 आएगा, देख तो एक बार ढंग से, 10 और 10 20 आएगा। नहीं 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 नहीं, 10 और 10 20 आएगा, देख एक बार ढंग से देख, नहीं कर पा रहा तू, नहीं कर पा रहा है, आ बताता हूँ, आ बताता हूँ, आ बताता हूँ, 20 आएगा बेटा, आ बताता हूँ। सबसे पहले ये इक्वेशन है, इसको हमने एज इट इज लिख दिया, y2 बराबर है 5 sin ओमेगा टी प्लस 5√3 cos ओमेगा टी। अब ध्यान से देख, साइन की तरफ है 5 और ये है तेरा 5√3, 5 और 5√3 का सम आएगा 10, किधर π/3 पे, तो ये साइन से किधर है, π/3 ऊपर है, तो साइन से π/3 ये 10 है, तो इक्वेशन बनेगा 10, ये होगा 10 साइन ओमेगा टी से 60 डिग्री आगे, मतलब π/3। ये y2 जो है सम करके ये आएगा, अरे ये आएगा, हाँ, और y1 ये है, इन दोनों में फेज डिफरेंस बता क्या है, 0, तो एम्पलीट्यूड सीधा ऐड हो जाएगा, तो एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज 20। दिमाग हिला दिया, दिमाग हिला दिया चाचा मोहन। इफ वेव इज get reflected into a denser medium, wave get reflected into a denser medium, then which of the following is correct। देख सुन सुन, एक चीज बताता हूं बहुत आसान, रिफ्लेक्टेड ऑफ वेव एक बार समझ ले, एक बार समझ ले, अगर ये डेंसर है और ये क्या है रेयरर, अब वेव ऐसे गया और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया और एक इधर चला गया, तो मान ले इसका वेलोसिटी v है, फ्रीक्वेंसी f है, वेवलेंथ लैम्डा है, तो अगर ये डेंसर में ही रिफ्लेक्ट हुआ है रेयरर बाउंड्री से, तो इसके फेज डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, फेज सेम रहेगा, वेलोसिटी सेम रहेगी, वेवलेंथ सेम रहेगा, लैम्डा सेम रहेगा, सब कुछ सेम रह गया क्या, हाँ रिफ्लेक्टेड का सब कुछ सेम रह गया, ट्रांसमिटेड का बेटा फ्रीक्वेंसी सेम और लेमडा और भी चेंज होगा, लेमडा और भी चेंज होगा, फेज भी सेम ही रहेगा। अब अगर ये रेयरर है और ये डेंसर मीडियम है, यहां से अगर वेव रिफ्लेक्ट हुआ तो फेज डिफरेंस तुम्हारा किसका आ जाता है, पाई का, बाकी इसमें वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम रह जाएगा, ये तीनों सेम रह जाएगा, इतना बस तुम्हें ध्यान रखना है, इतना तुम्हें ध्यान रखना है। अब ये देख, वेव गेट रिफ्लेक्टेड इनटू अ डेंसर मीडियम, देन गेट रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्ट किया है इनटू डेंसर मीडियम, मतलब इधर से जाके डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट किया है, वेवलेंथ, स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, नहीं, wavelength increases, speed decreases, frequency remains constant, wavelength and speed decreases but frequency, wavelength, speed and frequency increases। एक मिनट यार, आया कहां से पहले ये बता, वेव गेट, अच्छा रिफ्रैक्ट है, रिफ्रैक्ट है, सॉरी मैं वही कंफ्यूज हो रहा, रिफ्रैक्ट है, ये रिफ्रैक्ट है इनटू डेंसर मीडियम, मतलब ये रेयरर है और उससे डेंसर में गया है, ओहो, तो फ्रीक्वेंसी सबसे पहले कांस्टेंट रहेगा, फ्रीक्वेंसी रिमेंस कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस गलत है, ये गलत है, ये दोनों सही होगा। अब हम जानते हैं v बराबर लैम्डा है, और डेंसिटी तुम्हारी बढ़ती है तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो वेवलेंथ भी बढ़ेगी, वेवलेंथ स्पीड डिक्रीजेस, वेवलेंथ इंक्रीजेस, स्पीड डिक्रीजेस, v बराबर लैम्डा है, तो सी आएगा आंसर, सॉरी वेवलेंथ स्पीड डिक्रीजेस और फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, ये स्ट्रिंग वेव की बात कर रहा है ना, स्ट्रिंग वेव में जो वेलोसिटी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होता है। अच्छा वैसे भी साउंड वेव में तो बल्क मॉडुलस बटा रो है, तो वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है, तो डेंसिटी बढ़ेगी तो वेवलेंथ और स्पीड दोनों डिक्रीज होगी, सही है, वेवलेंथ और स्पीड दोनों क्या होगी, डिक्रीज होगी, सही है। अब ये करो,
व्हेन वेव इंटर्स फ्रॉम अ रेयरर टू डेंसर, ये रेयरर है और इससे डेंसर मीडियम में वेव गया है और एक रिफ्लेक्ट हुआ है, तो पाई का फेज डिफरेंस बस इसमें आएगा पाई। रिफ्लेक्टेड के केस में भाई वो सेमी मीडियम में आ गया, तो ना तो उसका स्पीड चेंज होगा, सेम मीडियम में आ गया, ना ये सब चेंज होगा, बस डेंसर मीडियम में आया, इसलिए फेज डिफरेंस पाई का आ जाएगा। फेज डिफरेंस किसका आएगा? पाई का आ जाएगा। बताओ ये क्लियर है क्या? और रिफ्रैक्टेड, वो रिफ्लेक्टेड हो गया, ये रिफ्रैक्टेड, ये रिफ्रैक्टेड है मतलब उधर गया है डेंसर में, तो पाई में तो कोई फेज डिफरेंस नहीं आएगा और फ्रीक्वेंसी तुम्हारा सेम रहेगा, स्पीड और वेवलेंथ कम होगा। देखो ये देखो तो सही है क्या? ये तीनों बेटा सेम, इसमें पाई का फेज डिफरेंस, यहां पे स्पीड कम, वेवलेंथ कम, फ्रीक्वेंसी सेम और जीरो का फेज डिफरेंस। देख बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख ले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना, होमवर्क है तुम्हारा, समझा दिया मैंने बहुत अच्छे से। चलो फटाफट देखते हैं। स्टेशनरी वेव का जो इक्वेशन होता है, चार पॉसिबल इक्वेशन होता है। स्टेशनरी वेव कब बनता है? जब दो सेम वेवलेंथ के, सेम फ्रीक्वेंसी के, सेम एम्पलीट्यूड के वेव अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, तब स्टेशनरी वेव बनता है। स्टेशनरी वेव का इक्वेशन होता है y बराबर 2a साइन kx इंटू कॉस ओमेगा टी, ये स्टेशनरी वेव है बेटा। इसके चार पॉसिबल होंगे, सब मल्टीपल्स में आते हैं। ये इसका एम्पलीट्यूड बताता है, ये इसका क्या बताता है? एम्पलीट्यूड बताता है, ये इसके ऑसिलेशन को बताता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ट्रांसवर्स वेव और स्टेशनरी वेव में मोटा मोटा फर्क क्या होता है, तो मैं तुम्हें ये बताता हूं। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, जैसे प्रोग्रेसिव वेव में क्या होता है, सुनना ध्यान से। प्रोग्रेसिव वेव में क्या होता है कि सारे पार्टिकल क्या सेम एम्पलीट्यूड से होते हैं? हाँ, सारे पार्टिकल का प्रोग्रेसिव वेव में एम्पलीट्यूड क्या होता है? सेम होता है। सारे पार्टिकल मीन पॉइंट को सेम वेलोसिटी से क्रॉस करते हैं, सारे पार्टिकल मीन पॉइंट को सेम वेलोसिटी से क्रॉस करते हैं, सारे डिफरेंट फेज में होते हैं। हाँ, अब स्टेशनरी वेव में क्या होता है? स्टेशनरी वेव में क्या होता है कि इस तरह का वेव फॉर्मेट बनता है, ऐसा वेव फॉर्मेट बनता है। ये सिर्फ नोड हो गया, ये तुम्हारा नोड हो गया और ये तुम्हारा एंटी नोड हो गया। यहां पे पार्टिकल सबसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में होता है, यहां पे कम, यहां पे और कम, यहां पे और कम, यहां पे कम, यहां पे कम, यहां पे कम। तो यहां पे सारे पार्टिकल के जो एसोलेशन का एम्पलीट्यूड है वो डिफरेंट होता है। सारे पार्टिकल मीन पॉइंट को सेम टाइम में क्रॉस करते हैं, लेकिन सबकी वेलोसिटी अलग होती है। यहां से यहां तक जितने पार्टिकल होते हैं सब सेम फेज में होते हैं, यहां से यहां तक जितने पार्टिकल होते हैं सब सेम फेज में होते हैं। दूसरी क्यों सेम फेज में होते हैं? तो एक ही साथ ऊपर गए, मीन पॉइंट को ऊपर क्रॉस कर रहे हैं, यहां पे एक ही साथ मीन पॉइंट को नीचे क्रॉस करते हैं, मीन पॉइंट को एक ही टाइम पे मीन पॉइंट को नीचे क्रॉस करते हैं। ठीक है क्या? ठीक है क्या? तो ये यहां से यहां तक, ये आंटी, इसको कहते हैं आंटी। एक आंटी, अंकल, आंटी, अंकल, आंटी, अंकल, आंटी। अंकल और अंकल के बीच में डिस्टेंस होता है लेमडा बाई 2, अंकल और अंकल के बीच में डिस्टेंस होता है लेमडा बाई 2, आंटी और अंकल के बीच में डिस्टेंस होता है लेमडा बाई 4। बताइए ध्यान से, बताइए ध्यान से, क्लियर है क्या? तो देखिए यहां पर देखिए, all particle will be same phase between two node, but phase difference of pi between particle of adjacent phase, adjacent node। बता पहला पॉइंट अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए प्लीज। अगर पहला पॉइंट क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए। क्या लिखा है? ऑल द पार्टिकल विल बी सेम फेज बिटवीन टू नोड। देख भाई, देख देख देख, ये है तेरा अंकल, ये अंकल, ये अंकल, ये आंटी। तो जितने दो नोड के बीच में पार्टिकल है वो सारे सेम फेज में होते हैं, सेम टाइम में अलग अलग वेलोसिटी से क्रॉस करते हैं। ये ऊपर कहीं जाएंगे, ये कहीं ऊपर जाएंगे। बोलो पहला पार्टिकल डन है, सॉरी पहला पॉइंट डन है। दूसरा है ऑल पार्टिकल क्रॉसेस द मीन पॉइंट एट द सेम टाइम। यही तो समझा रहा हूं, ऑल पार्टिकल क्रॉसेस द मीन पॉइंट एट द सेम टाइम। यही तो समझा रहा हूं भाई, यही तो समझा रहा हूं। ऑल पार्टिकल हैव सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड। यही तो समझा रहा हूं, देख डिफरेंट एम्पलीट्यूड है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2a होता है एंटी नोड का। डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज लेमडा बाई 4। डिस्टेंस बिटवीन टू नोड और टू एंटी नोड इज लेमडा बाई 2। यही तो डायग्राम सारा बनाया, यही तो डायग्राम सारा बना के तुमको दिखाया, एक भी अलग चीज नहीं है। अब देखिए
all particle in a stationary wave have different amplitude. Yes, they crosses the mean position at the same time with different speed. भाई साहब क्या बात है रे, क्या बात है, हर एक बात सही है. The phase difference between particle which used in adjacent node is pi. Yes, 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 दोनों सही. बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बट दोनों सही है. इसका आंसर आएगा फर्स्ट. बोल, अगर स्टेशनरी वेव के प्रॉपर्टी पे सवाल आ गया बता कर पाएगा कि नहीं? अगर स्टेशनरी वेव के प्रॉपर्टी पे सवाल आ गया बता कर पाएगा कि नहीं? अगर स्टेशनरी वेव के प्रॉपर्टी पे सवाल आ गया बता कर पाएगा कि नहीं? फुसफुस आइदर. नेक्स्ट देख, सोनोमीटर वायर एंड ओपन ऑर्गन पाइप. देख, सोनोमीटर वायर क्या होता है? सोनोमीटर वायर होता है कि दो फिक्स पॉइंट के बीच में एक वायर को हमने बांध दिया. इसमें जो मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी क्रिएट होता है वेव ये आता है. ठीक है सर. तो यहां से यहां तक लेंथ एल, और ये नोड फिक्स पॉइंट पे नोड बनेगा, बीच में एंटी नोड बनेगा, तो ये हो गया लेमडा बाई 2. तो फ्रीक्वेंसी होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी होता है वी बाई एल. एल को क्या लिख सकते हैं? लेमडा बाई 2. एल को लिखेंगे लेमडा बाई 2. लेमडा बाई 2 टू वी बाई, सॉरी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? वी बाई लेमडा. सॉरी, फ्रीक्वेंसी होता है वी बाई लेमडा. तो वी लेमडा को रख सकते हैं 2l, वी बाई 2l. तो इसको कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. एफ बराबर वी बाई 2l, फर्स्ट हार्मोनिक एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. ठीक है. सेकेंड हार्मोनिक क्या होता है? 2v बाई 2l. इसको कहते हैं सेकेंड हार्मोनिक्स और फर्स्ट ओवरटोन, 2v बाई 2l. थर्ड हार्मोनिक्स एंड सेकेंड ओवरटोन. इसका डायग्राम कैसा बनता है? ये देख, इसका डायग्राम ऐसा बनेगा. ये तेरा सेकेंड हार्मोनिक्स का है. थर्ड हार्मोनिक्स का डायग्राम कैसा बनेगा? थर्ड हार्मोनिक्स का डायग्राम ऐसा बनेगा. जितने हार्मोनिक्स होते हैं उतने लूप बनेंगे. जितने हार्मोनिक्स होंगे उतने क्या बनेंगे? लूप. तो nth हार्मोनिक क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ हो जाएगा nv बाई 2l. इसमें n लूप बनेंगे. और ये जब आप nth हार्मोनिक लिखोगे nv बाई 2l, nth हार्मोनिक, nth हार्मोनिक और n माइनस 1 क्या बनेगा? ओवरटोन. तो सोनोमीटर वायर के केस में अगर आप देखते हो, सोनोमीटर वायर के केस में देखते हो, तो जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है nv बाई 2l. हाँ होता है सर. यहां पे ये तुम्हारा nth फ्रीक्वेंसी है. इसमें से अगर n माइनस 1th फ्रीक्वेंसी से पहले वाला फ्रीक्वेंसी घटाऊंगा तो क्या ये फंडामेंटल आ जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है. मतलब सोनोमीटर वायर में या फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव बिटवीन इन ए स्ट्रिंग, फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इन ए स्ट्रिंग में दो कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी डिफरेंस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है. किसके बराबर होता है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है. यहां पे हमने फ्रीक्वेंसी देखी nv बाई 2l. v को हम लग सकते हैं n बाई 2l रूट अंडर t बाई म्यू. ये t है तुम्हारा टेंशन. मतलब फ्रीक्वेंसी इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेंशन. क्या डन है ये बात? यस, डन है ये बात. यस. अब होता है तुम्हारा ओपन ऑर्गन पाइप. ये तुम्हारा ओपन ऑर्गन पाइप है. ओपन ऑर्गन पाइप. ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होता है? ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होता है? ये वेव फॉर्म, ये वेव फॉर्म बनेगा. तो ये तुम्हारा यहां से यहां तक हो गया लेमडा बाई 2, जो कि एल के बराबर है. तो इस केस में भी पैटर्न एन वी बाई 2l आएगा. इसमें भी जो पैटर्न बनता है, इसमें भी जो पैटर्न बनता है, ठीक है, ओपन ऑर्गन पाइप, इसमें भी जो पैटर्न बनता है वो एन वी बाई 2l के बराबर है ना. इसमें भी पैटर्न यही बनता है. इसमें भी जो तुम्हारा फर्स्ट हार्मोनिक होगा, फर्स्ट हार्मोनिक होगा और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा वो वी बाई 2l आएगा. सेकेंड हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन ये होगा 2v बाई 2l. थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन, ओवरटोन एक हमेशा कम होता है, ओवर 10 होगा 3v बाई 2l. क्लियर है क्या? बस इसमें जो v की वैल्यू हो स्पीड ऑफ साउंड. स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है? गामा पी बाई रो, है ना. देखो ओपन ऑर्गन पाइप क्या होता है? ओपन ऑर्गन, दोनों तरफ से ओपन.
नहीं नहीं नहीं, दोनों तरफ से ओपन होगा, वो वाली केस मैंने आपको अभी कराई। क्लोज ऑर्गन पाइप में क्या होता है? क्लोज ऑर्गन पाइप में सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करते हैं, इवन हार्मोनिक्स नहीं होते हैं। ये है बेटा क्लोज ऑर्गन पाइप। क्लोज ऑर्गन पाइप देखोगे, ये है क्लोज ऑर्गन पाइप, देख ये है तेरा क्लोज ऑर्गन पाइप, देख ये है क्लोज। तो क्लोज ऑर्गन पाइप में यहां पे प्रेशर वेव का एंटी नोड और यहां बनेगा नोड, ऐसा बनेगा, यहां पे एंटी नोड और यहां बनेगा प्रेशर वेव का नोड। सेकेंड हार्मोनिक्स में क्या होगा? तो यहां पे क्या होता है कि यहां पे तो नोड ही बनेगा, यहां एंटी नोड बनेगा, तो इस तरह का कुछ वेव फॉर्म आएगा, इस तरह का वेव फॉर्म आएगा। तो यहां पे इसकी फ्रीक्वेंसी होगी बेटा V/4L और यहां पे फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3V/4L। मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट ओवरटोन है, लेकिन इसके कंपेयर में हार्मोनिक्स कितने हो गए? थर्ड। क्या हो गए? थर्ड हार्मोनिक्स हो गए। हार्मोनिक्स कितने हो गए? ये थर्ड हार्मोनिक्स हो। यहां पर देखिए, मैं सारी कहानी बताता हूं, मैं सारी कहानी बताता हूं, मैं सारी कहानी बताता हूं। यहां पर देखिए, ये जो होगा आपका, ये जो होगा आपका, ये है आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। क्लियर है क्या? यस। ये क्या है आपका? ये है आपका थर्ड हार्मोनिक्स, हार्मोनिक्स और फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन। नेक्स्ट होगा F बराबर 5V/4L, 5B/4L। ये होगा आपका फिफ्थ हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन। तो इसमें ऑड हार्मोनिक्स होता है। इसमें अगर कॉन्जर्वेटिव फ्रीक्वेंसी का रेशियो लिखोगे F1, F3, F5 तो 1 3 5 7 आए। अच्छा, इसमें किसी भी दो nth और उससे पहले एक n-1th का फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो ये 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल है, क्योंकि डिफरेंस इसका डबल है ना, एक के बाद ऑड नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो ये याद रखना, बस इसका पैटर्न याद रखना, इसी से तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। पैटर्न याद रखना, V/4L के मल्टीपल, V/4L के मल्टीपल, पैटर्न याद रखना। हाँ, आ गए 2-4 स्पैमर आ गए। आजा 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 स्पैमर, आजा। टट्टी सूख गई क्या? वो सुबह यहाँ टट्टी निकालने आए, घर में सूख गई थी क्या? क्या है प्रियंशु कुमार? मैं तो कुछ भी कर रहा हूं, तू अपने जीवन में क्या किया ये बता। मैंने तो कुछ भी किया, मैंने तो कुछ भी किया, तू अपने जीवन में क्या किया है? चलिए देखिए, टू नियरेस्ट हार्मोनिक ऑफ अ ट्यूब closed at one end and open end at the other are इतना and इतना, then what is the fundamental? सुन, the nearest harmonic of a two closed organ pipe में जो दो हार्मोनिक है उसकी वैल्यू इतना and इतना दिया है, तो इसका डिफरेंस 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल होगा। ये 260 और ये 220, 260 माइनस 220 बराबर 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल, तो ये होगा 40/2, 20 हर्ट्ज इज योर फंडामेंटल। ये आएगा आंसर, बता। सांस भी नहीं ले रहा हूं भाई बीच में। देख इधर, नीट 2016 का सवाल है। द सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप का सेकेंड ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन मतलब थर्ड हार्मोनिक्स, 3V/2L ओपन ऑर्गन पाइप है। सेम फ्रीक्वेंसी एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप, फर्स्ट ओवरटोन होता है थर्ड हार्मोनिक्स 3V/2L। देन लेंथ ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप, देख फ्रीक्वेंसी बराबर रख दी, यहां से ध्यान से देखेगा तो 3V/2L, 3V/2 से 3V/2 कट गया, तो L0 बराबर L आ रहा। अरे ये फर्स्ट आ रहा, देखो तो एक बार गलत कर दिया क्या मैंने? ये गलत कर दिया क्या? एक बार देखो तो, मेरा तो सेम आ रहा है। देख, सेकेंड ओवरटोन ऑफ, सेकेंड ओवरटोन मतलब थर्ड हार्मोनिक सही है, हैज द सेम फ्रीक्वेंसी एज द फर्स्ट ओवरटोन क्लोज ऑर्गन पाइप का मतलब थर्ड हार्मोनिक्स। नहीं यार, गलत तो नहीं किया मैंने। 4L नहीं नहीं नहीं,
भाई मेरे कितने अच्छे समझाए। सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन का मतलब है ओपन, ओपन है तो रेगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। सेकेंड ओवरटोन मतलब थर्ड हार्मोनिक्स, 3V/2L, 3V/2 लेंथ ऑफ ओपन। सेम एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप का होगा 3V/4L0। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सॉरी सॉरी सॉरी, ये 4 आएगा, 3V से 3V कटेगा, 2 से काटोगे 2 आएगा, L0 बराबर 2L। हाँ यस यस यस, यहां पे 4 का फैक्टर मैंने मिस कर दिया। रेजोनेंस ट्यूब में जो एंड करेक्शन होता है, रेजोनेंस ट्यूब में याद रखना, सीधा से बता देता हूं, बहुत आसान चीज है कि ये रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट आपको उसमें भी दिया हुआ है, तो याद रखना। पहला अगर रेजोनेंस एल पे आता है तो L1 बराबर एल पे आता है, तो दूसरा रेजोनेंस कंडीशन 3L पे आएगा। इतना एक याद रख लें, ठीक है। उसके बाद एग्जैक्टली जो एंटी नोड बनता है, एग्जैक्टली जो एंटी नोड बनता है वो यहाँ पे E टाइम्स ऊपर बनता है थोड़ा, जिसको कहते हैं इंड करेक्शन, ये 0.6 R के बराबर होता है। तो जब यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिखोगे बेटा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिखोगे तो ये होगा V/4L + E, मतलब लेंथ अगर इस रेजोनेंस ट्यूब का L है तो L ना होके L + E हो जाएगा। ये है तुम्हारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। कई बार तुम्हें एंड करेक्शन पूछता है अगर, तो E बराबर याद रखना L2 - 3L1/2, रट ले इसको, L2 - 3L1/2। एंड करेक्शन की वैल्यू क्या होता है, L2 - 3L1/2। एक सवाल लिखा है, बहुत अच्छे से लिखा है, ये होमवर्क है, मैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कर दूंगा, खुद से करना, बढ़िया सवाल है, अटेम्प्ट करना। स्टूडेंट परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट इन रेजोनेंस कॉलम, द डायमीटर ऑफ द कॉलम इज 6 सेंटीमीटर, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क इज 504, स्पीड ऑफ द साउंड वेव गिवन 336। इसका थर्ड आंसर आएगा। एक बार पढ़ के करना, पढ़ के करने की कोशिश करना। मैं तुम्हें एक बार बीट फ्रीक्वेंसी समझा देता हूं। चल, बीट फ्रीक्वेंसी वाला लास्ट टॉपिक है, वो समझा, लास्ट समझा देता हूं। ये लास्ट टॉपिक है बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बीट फ्रीक्वेंसी होता है बेटा फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। बीट फ्रीक्वेंसी होता है फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा पर सेकेंड। अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज मेक्स 4 बीट पर सेकेंड विथ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ पियानो। तो एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 512। सुनना, ये आईक्यू माइंड का सवाल होता है। फ्रीक्वेंसी है 512 हर्ट्ज। देख, कोई ट्यूनिंग फॉर्क है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 512 हर्ट्ज, सर ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क उसकी फ्रीक्वेंसी है 512 हर्ट्ज, 4 बीट पर सेकेंड दे रहा है व्हेन वाइब्रेटिंग विथ अ पियानो, द बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस 2 बीट पर सेकेंड। तो पहले वो 4 का डिफरेंस दे रहा है, तो दूसरे की जो फ्रीक्वेंसी होगी, 2 पॉसिबल फ्रीक्वेंसी होगी, इसका 4 ज्यादा तो 516 और इससे 4 कम तो 508। यही 2 पॉसिबल आंसर है, 516 या 508, 516 या 508, 516 या 508, यही दोनों में से कोई आंसर होगा। अब क्या बोल रहा है, द बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस बाय 2, बीट फ्रीक्वेंसी कम हो गया, मतलब डिफरेंस कम हो गया पर सेकेंड, देन द टेंशन इन द पियानो स्ट्रिंग इज स्लाइटली इंक्रीज। अब इसका बेटा टेंशन बढ़ाओगे ना, इस पियानो का टेंशन बढ़ाओगे, टेंशन बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, ये भी बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा। अब इसके बढ़ने से बीट फ्रीक्वेंसी घटा है, जब ये बढ़ेगा तो इसका डिफरेंस तो बढ़ेगा, ये आंसर नहीं होगा। 508 से बढ़ेगा 509, 510, तो ये डिफरेंस घट गया। टेंशन बढ़ने से इसकी फ्रीक्वेंसी घटेगी, जब इसकी फ्रीक्वेंसी घटेगी तो यहां से डिफरेंस घटेगा। सॉरी, टेंशन बढ़ने से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इसका डिफरेंस घटेगा। ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इसका जो डिफरेंस है वो बढ़ेगा, मतलब ये आंसर होगा आपका, ये नहीं होगा, 508 आएगा, 516 नहीं होगा। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, डी दे रहे हो, फिर से सुनो, फिर से सुनो, बताता हूं। अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज, एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज है, 4 बीट दे रहा है एक पियानो के साथ, पियानो है ये, इसकी फ्रीक्वेंसी हमें गेस करना है 4 बीट के लिए। 4 बीट का मतलब होता है 4 का डिफरेंस, अगर ये 512 है तो ये होगा 508 और ये 516। अब अगर इसकी टेंशन हम बढ़ाएंगे तो ये दोनों बढ़ेगी, बाद में फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी हो गया 2,
मतलब इसका डिफरेंस हो गया 2। अगर 8 से बढ़ाओगे तभी तो इसका डिफरेंस घट के 2 होगा। 508 से 510 डिफरेंस 2 होगा, ये सही होगा। इसको बढ़ाओगे, टेंशन बढ़ने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ती, इसको बढ़ाओगे तो इसका डिफरेंस बढ़ेगा, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। इसलिए आपका 508 आएगा। समझ में आ गया? सुनो, जब भी हम किसी स्ट्रिंग को या ट्यूनिंग फॉर्क को वैक्सिंग करते हैं, वैक्स मतलब मोव लगाते हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी घटती है। जब हम शार्प करते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। जब हम टेंशन बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। इतना याद रखना, ये बहुत काम आएगा तुम्हें, ये बहुत काम आएगा। ऑर्गन पाइप filled with the gas at इतना डिग्री सेल्सियस, रेजोनेंस at 400 in the fundamental mode. If the filled with the same gas at 90 डिग्री सेल्सियस, then resonance frequency at the same mode is. अच्छा, 27 है तो केल्विन में देखोगे 27, ये 300 आ जाएगा, 300 केल्विन। ये कितना होगा? 90 प्लस 273, ये फाइनल टेम्परेचर है। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर, उससे डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। ये टेम्परेचर बढ़ा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। पहले कितनी थी? 400, तो 400 से बढ़ेगी, सारी बढ़ गई। तो सॉल्व कर लेना बेटा। ये एक बढ़िया सवाल है, देखो। टू वेव ऑफ वेवलेंथ 90 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर, बोथ ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी 396 मीटर पर सेकंड, आर मेड टू इंटरफेरेंस, द नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस्ड बाय देम पर सेकंड इज। ये कर भाई, बीट फ्रीक्वेंसी स्पेशली मेंशन है, ये कर। 2-4 सवाल बचा है। 516 होता, अबे साले 516 बढ़ेगा तो 512 से डिफरेंस क्या होगा? बढ़ रहा है, लेकिन वहां तो बीट फ्रीक्वेंसी घटा है तो डिफरेंस घटना चाहिए। कल का अंधा कहीं का। चलिए कर, टू वेव ऑफ वेवलेंथ इतना नितना, मतलब एक की वेवलेंथ है 99 सेंटीमीटर, दूसरे की वेवलेंथ है 100 सेंटीमीटर, उसकी वेलोसिटी इतनी है। तो वीट क्या होगी? वीट होता है फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। पहले का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? पहले का फ्रीक्वेंसी होगा, हम जानते हैं v बराबर होता है लेमडा एफ, तो एफ होगा v बाई लेमडा, एफ होगा v बाई लेमडा। तो f1 हो गया आपका, माइनस f2 निकालोगे तो ये बीट फ्रीक्वेंसी आएगी। f1 हो गया तेरा v बाई लेमडा 1 माइनस v बाई लेमडा 2, v कॉमन निकाल ले, 396 बटा 1/99 माइनस 1/100। अब इसको सॉल्व कर ले, ऐसा यूनिट में चेंज करके सॉल्व करना। सेंटीमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट करना, सेंटीमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, सेंटीमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना। जल्दी बता दे क्या आंसर आ रहा है। भाई साहब एकदम ही आलसी है। ये 396 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बाहर निकलेगा, 19 टू 10 टू द पावर 2, मतलब 100 बटा 99, ये हो जाएगा 100 बटा 100, तो ये 1 हो गया। अगर ये 1 हो गया तो एलसीएम ले, नीचे 99, ये हो जाएगा 396, ये हो गया 99, एलसीएम लेगा 99, 100 माइनस 99, 1 बटा 99, तो 396 बाई 99 4 से कैंसिल हो रहा, तो 4 बीट आएगा सीधा सीधा। आलसी हो गया एकदम। 4 आंसर आएगा, सी आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है। सोनोमीटर वायर का एक अरेंजमेंट ये होता है बेटा, सोनोमीटर वायर का, ये रस्सी लिया, यहां से इसको हिंज किया और यहां पे मास अटैच किया, ये अरेंजमेंट होता है। करो सवाल। सोनोमीटर वायर रेजोनेट्स विद अ गिवन ट्यूनिंग फॉर्क स्टैंडिंग वेव विद अ 5 एंटीनोड्स बिटवीन टू ब्रीज व्हेन मास 9 kg इज सस्पेंडेड। जब मास यहाँ पे 9 kg रखा है तो 5 लूप बने हैं, मतलब 5 लूप बना ले, 1 2 3 4 5 लूप बने, ठीक है। 5 लूप से तुम्हारा फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। व्हेन द मास रिप्लेस्ड बाय द m, बाद में मास m डाल दिया, देन रेजोनेंस विद द सेम ट्यूनिंग फॉर्क 3 एंटीनोड फॉर द सेम पोजीशन ऑफ द ब्रीज। 3 एंटीनोड, 1 2 3 4 5 है, बाद में 3 एंटीनोड है, तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन है। पहले फ्रीक्वेंसी 5 है, बाद में 3 है, रूट अंडर 9/m हो जाएगा, रूट इधर चला जाएगा, ये 25 बटा 9 बराबर 9 बटा m। सही कर रहा हूं क्या? तो m बराबर हो जाएगा तेरा, नहीं किया क्या सही भाई? जितनी ज्यादा बार लूप बनाए उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी इज रूट ऑफ टेंशन, फ्रीक्वेंसी इज रूट ऑफ टेंशन। एक मिनट, सोनोमीटर वायर रेजोनेट विद अ गिवन ट्यूनिंग फॉर्क फॉर्मिंग a standing wave with 5 antinodes between two breeze when mass 9 kg is suspended from the wire।
and when the mass is replaced by the capital M, the wire resonance with the same tuning fork when 3 NT node same position, then value of M is, ठीक है, तो M बराबर आ जाएगा 81/25। एक मिनट, V बराबर फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेंशन। यार कैसे हो रहा है ये? When the mass of capital M for the wire same tuning fork 3 NT node for the same position of the bridge, same मतलब लेंथ सेम है, तो हम क्या लिखते हैं? F बराबर V/2L, V होता है सेम पोजीशन है लेंथ, तो रूट अंडर T बाई म्यू, तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेंशन ही तो आएगा। चलो F1/F2 रूट अंडर T1/T2, हो सकता है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक में कर रहा हूँ, चेक कर लेना एक बार। 25 kg आ रहा है क्या? 1 बाई फ्रीक्वेंसी कैसे आएगा? इनवर्स ऑफ एम। नहीं, pipe closed at one end produce fundamental note of 412 Hz is cut into two pieces of unequal length, then fundamental frequency produced by two pieces। चलो ये फॉर्मूला लिखो और करो। फॉर्मूला पे बचा है सवाल सारे। ये होमवर्क है बेटा, 3 होमवर्क दे रहा हूं प्लीज। सिलेंड्रिकल और रेजोनेंस ट्यूब ओपन बोथ द एंड हैज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, वही है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे हो जाएगा। टू आइडेंटिकल सोनोमीटर वायर हैज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज व्हेन केप्ट अंडर द टेंशन, व्हेन फ्रैक्शनल इंक्रीज इन टेंशन ऑफ द वायर would cause an occurrence of 5 beat per second, then both wires vibrating together। ये एक बार करते हैं, चलो ये एक बार करते हैं। टू आइडेंटिकल सोनोमीटर वायर हैव फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज, दोनों वायर का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है? 500 हर्ट्ज। व्हेन केप्ट अंडर द सेम टेंशन वुड फ्रैक्शनल इंक्रीज इन टेंशन ऑफ वन वायर, एक वायर में क्या टेंशन में चेंज करूं, विच कॉज एन अकरेंस ऑफ 5 बीट पर सेकेंड, ताकि 5 बीट पर सेकेंड आए। मतलब एक तो तुम्हारा फिक्स रखते हैं और दूसरे की फ्रीक्वेंसी रूट प्रोपोर्शनल टू टेंशन है, तो बोला कि इसके टेंशन में फ्रैक्शनल चेंज क्या करे कि बीट फ्रीक्वेंसी 5 का है, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी तुम्हारा क्या हो? 505 हो जाए। तो देखो यहां से तुम लिख सकते हो डेल्टा एफ बाई एफ बराबर हाफ ऑफ डेल्टा टी बाई टी, लिख सकते कि नहीं लिख सकते? हाँ सर। तो क्या आपसे पूछा है? केप्ट इन द सेम टाइम व्हाट फ्रैक्शनल इंक्रीज इन टेंशन, मतलब डेल्टा टी बाई टी पूछा है। तो व्हाट फ्रैक्शनल इंक्रीज इन टेंशन, डेल्टा टी बाई टी हो जाएगा 2 डेल्टा एफ बाई एफ, 2 डेल्टा एफ 5 बटा ये हो जाएगा 500, 5 दूना 10, 10 से एक जीरो कटेगा, 1/50, 1/50 हो जाएगा, 1/50 आ रहा है तुम्हारा डेल्टा टी बाई टी, तो ये हो जाएगा 0.02, सेकेंड आंसर आ रहा। ये बढ़िया सवाल है, देख ले, ये बढ़िया सवाल, एक बार देख ले प्लीज, एक बार देख ले प्लीज, बढ़िया सवाल। नेक्स्ट देख, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 मीटर फिक्स बिटवीन टू सपोर्ट वाइब्रेटिंग टू टू लूप्स, टू लूप्स का मतलब है ये टू लूप्स, देन डिस्टेंस बिटवीन द नोड एंड एंटी नोड इज, तो देखो ये हो गया तुम्हारा टू लूप का मतलब है पूरा लेमडा बना, और ये एंटी नोड और नोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है लेमडा बाई 4 होता है, ये लेमडा बाई 4 होता है। तो लेमडा की वैल्यू 2 है, 2 रख दो, x बराबर लेमडा बाई 4, लेमडा की वैल्यू 2 दिया हुआ है, ये देखो ना पूरा लेमडा बना है टू लूप में, और ये टोटल लेंथ 2 है, 2 रखो 2/4, ये होगा हाफ सेंटीमीटर में देखोगे तो 50 सेंटीमीटर आ रहा है, ये आएगा फर्स्ट आएगा आंसर, 50 सेंटीमीटर आएगा। ले भाई धन्यवाद। सुन, शायद मैंने 1000 से ज्यादा सवाल करा दिए, शायद नहीं, मैं तुम्हें बता देता हूं 1000 से बहुत ज्यादा सवाल करा दिए मैंने, 1000 से बहुत ज्यादा सवाल, लगभग 16 फाइल थे, सब में 60 के राउंड क्वेश्चन है, 1000 प्लस, 1000 प्लस सवाल करा दिए, 1000 प्लस क्वेश्चन, एक्चुअल क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि सिंपल मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वाले, 1000 प्लस से ज्यादा सवाल करा दिए। पीपीटी लगभग 1100 पेज की होगी, पीपीटी लगभग 1100 पेज की होगी, आपको मिल जाएगी। मैं मतलब सच में मुझे लग रहा था थोड़ा फैल गया, लेकिन आप देखो पढ़ोगे तो चीजें फैलती है, ऐसा नहीं है। पूरा 11th बहुत सारे चैप्टर्स थे, हमने सारे कंप्लीट कर लिए,